नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सरफराज है और आपके यहाँ पहली बार जीव विज्ञान विषय शुरू हुआ है। तो जीव विज्ञान आपको मैं पढ़ाऊँगा। जीव विज्ञान के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको जीव जगत के बारे में, जो आपका पहला लेसन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। जीव विज्ञान की अगर परिभाषित करना चाहें तो हम इसी तरह से करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखना चाहूँगा इधर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है, इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जो है दो भागों में हम उसको कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है आपका जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जिसको हम जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, और इसको कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये यानी कि ये एक ट्रिक है जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। विज्ञान आगे लिखा हुआ है, जैसे रासायनिक विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया। रासायनिक विज्ञान को परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। या भौतिक विज्ञान हो गया, जिसके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि जूलॉजी। ठीक है, मैंने लिख ही दिया कि जूलॉजी जंतु विज्ञान को कहते हैं। इसको परिभाषित इसी तरह से कर सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं।
ठीक। इसी तरह से वनस्पति विज्ञान की परिभाषा कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इन दोनों की परिभाषा। बात आ जाती है फिर इनके जनक कौन है, इनके जनक कौन है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो हैं अरस्तु। जिसको इंग्लिश में हम एरिस्टोटल भी कह देते हैं। ठीक, आती है बात जूलॉजी की। जूलॉजी के जनक है अरस्तु। अरस्तु ही है इनके जनक भी जूलॉजी के। ठीक है, और फिर वनस्पति विज्ञान के जो जनक है थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस, ठीक है, जो इनके जनक है थियोफेरेस्टस है। तो ये तो रहा आपका बेसिक। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जगत को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता है तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ आपको, आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं। ये वाली जो मैंने जीव जगत की परिभाषा आपको बताई है, इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। रहने वाली एक परिवर्तनशील अवस्था है। जिसमें वृद्धि, जनन,
जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है। तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पूरी परिभाषा जो है ये जीव जगत की परिभाषा है। ठीक है। और जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील यानी कि अपने आप को परिवर्तन करने वाली, ठीक है, और अवस्था है जिसमें वृद्धि यानी कि ग्रोथ, जनन रिप्रोडक्शन, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म और पर्यावरण के प्रति अनुकूलन यानी कि एनाबॉलिज्म की क्षमता होती है तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति यानी कि अगर ऊर्जा घटती है तो उसको पूरा करता रहता है। ठीक है। ये तो परिभाषा है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो है सजीवों और निर्जीवों के बारे में, उनके अंतर के बारे में कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, क्या विशिष्ट अंतर होता है। ठीक है। और उनकी जो सजीवों का लक्षण, इनके लक्षण क्या होते हैं? सजीवों के लक्षण, थोड़ा लक्षण के बारे में जान लें। सबसे पहला जो लक्षण है वह है वृद्धि। वृद्धि, सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं। किस किस तरीके से वृद्धि करते हैं? सबसे पहला तो लंबाई में, ठीक है। दूसरा संख्या में, संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है। लंबाई का मतलब यह है कि अगर एक छोटी चीज़ है, कोई अगर छोटा बच्चा है, कुछ सालों के बाद वह बड़ा हो जाता है, यानी कि लंबाई हो जाती है उसकी। ठीक है। और संख्या के हिसाब से है संख्या, संख्या का मतलब होता है कोई अगर एक चीज़ है वो दो भागों में बंट सकती है। ठीक है। जैसे कि आप एक रोटी लो, रोटी गोल होती है, अगर उसको आप दो भागों में बांटोगे तो बीच में से
आप काट सकते हो बराबर बराबर, तो वो 2 भागों में बट गई। या चौक होती है, ये तो छोटी सी चौक है, चौक बड़ी होती है, बड़ी जो चौक होती है उसको हम तोड़ के 2 भागों में कर सकते हैं, यानी कि उसकी चौक की वृद्धि हो गई, 2 चौक बन गई। ठीक है। या तीसरा होता है भार। भार में भी वृद्धि होती है। ठीक है। अगर कोई इतनी चीज़ है, इतना है, कुछ सालों के बाद वो इतना भी हो जाता है। ठीक है। अब वृद्धि तो हो गई है सजीवों में। सजीवों में इस तीनों तरह की वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। बात आती है निर्जीव की। निर्जीव में क्या वृद्धि होती है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं होती है, मगर होती है बच्चों। वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। इसका यानी कि सजीव में वृद्धि होगी और निर्जीव में भी वृद्धि होती है। किस तरह से? ये ना निर्जीव। ठीक है। सबसे पहला जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है पहाड़। पहाड़ है। पहाड़ों पे अगर मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर वगैरह सब जमा होते रहते हैं तो वो कई 100 साल में जाके थोड़ा बड़ा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे जो हिमालय पर्वत हैं, पहले वो नहीं थे। सबसे पहले हमारे भारत में और एशिया में बीच में एक सागर था, टेथीज नाम का। उसमें मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर जमा होते गए और वो धीरे धीरे खिसकता चला गया, तो वो पहाड़ प्लेन से वो ऊंचे पहाड़ बन गए। ठीक है। और इसी तरह से रेत के टीले, रेत का टीला रेगिस्तान में, रेत के बहुत सारे टीले बनते हैं। ठीक है। मान लो तुम वो छोड़ो, रेगिस्तान की बात छोड़ो, रेगिस्तान तो दूर के दूर है, आप अपने घर में ही जाओ, घर में तुम्हारे रेत पड़ा रहता है, काम चलता है, यानी कि कई घर बन रहे हैं, रेत डालते हैं। ठीक है। अगर वो मजदूर फावड़े से उठाता है और ऊपर डालता रहता है, ऊंचा कर देता है उसको। ठीक है। वृद्धि हो गई, उसमें हो गई, वो इधर उधर फैला हुआ था, उसको उठा के उसने उसके ऊपर डाल दिया तो वो ऊंचा हो गया, वृद्धि हो गई। फिर तो ये बताना चाहूँगा कि विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है। जीव जगत में ये सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। हम बात बताना चाहूँगा मैं कि हम लोग विशिष्ट लक्षण देखना चाह रहे हैं कि कौन सा विशिष्ट लक्षण सजीवों में होता है जो वो निर्जीव से अलग करते हैं। ठीक है। तो ये विशिष्ट लक्षण नहीं हुआ, ये सजीव को निर्जीव से अलग नहीं करता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हाँ एक लक्षण और है, ये है सेलुलर। सेलुलर यानी कि कोशिकीय। कोशिकीय लक्षण। ठीक है। अगर मान लो एक कोशिका है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, वो भी वृद्धि करता है। क्यों? जैसे एग्जांपल ले लो अमीबा, वो वृद्धि करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है।
ठीक है, ये तो हो गया इसकी वृद्धि, संख्या में वृद्धि हो गई इसकी, ठीक है। और एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव जैसे का हम लोग मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, या कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, खरगोश, ठीक है, ये सब होते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्योंकि हम लोग मनुष्य या कुत्ता, बिल्ली या पेड़ पौधे बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ठीक है। वो एक कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और कोशिकाएं बनती रहती हैं और ख़त्म होती रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो हम लोग बढ़ेंगे नहीं, वृद्धि नहीं होंगी। कोशिकाओं में वृद्धि होगी तो ही हमारे अंदर यानी कि मनुष्य में वृद्धि होगी और वो बढ़ेगा, छोटे से बड़ा होएगा, ठीक है। और ये जो वृद्धि है ये होती है आंतरिक वृद्धि, यह है आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि, ठीक है। और जो मैं ये बताया था मैंने आपको, पहाड़ छोटे मतलब बढ़ते हैं या रेत का टीला बढ़ता है, ये होती है बाह्य वृद्धि, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। हम अभी आगे चलते हैं दूसरे अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। यानी कि इसी का है सजीवों के लक्षण, ठीक है। अब और अगला लक्षण हम देखना चाहेंगे कि वो क्या इससे अलग लक्षण है, कुछ विशिष्ट लक्षण है, या वह ऐसा लक्षण है जो निर्जीव के अंदर भी पाया जाता है। चौक छोटी हो गई, ठीक है। तीसरा आ जाता है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। अब देखिए, हम लोग हो गए यानी कि मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी वगैरह पक्षी और पेड़ पौधे हो गए। तो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। और जो हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह पेड़ पौधे अगर वो श्वसन किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, वो श्वसन यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और साथ में धरती से पानी लेते हैं, ज़मीन से, और आसमान से सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और उसको कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। लेकिन बात रेस्पिरेशन की आ रही है तो इसमें हम लोग तो श्वसन करते ही हैं, लेकिन निर्जीव चीज़ें क्या ये श्वसन कर सकती हैं? आप लोग सोच रहे होंगे नहीं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्यों? ये श्वसन इसलिए नहीं कर सकती हैं कि इनके अंदर फेफड़े नहीं हैं, इसलिए श्वसन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, ये आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो आज इस परिभाषा को मैं लिखकर आज
टॉपिक यहीं पे फिनिश करता हूँ। बाकी का लक्षण आपको कल बताए जाएंगे। जीवधारी श्वसन फेफड़ों जीवधारी श्वसन करते हैं। वह पेड़ पौधों से उत्सर्जित गैस यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो कि पेड़ पौधे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। फलस्वरूप पेड़ पौधे उस कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए ही इतना। बाकी का जो लक्षण है वो मैं आपको कल बताऊंगा।